अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं सना करीम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों की खबर से। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब में तबाही मचा दी है। जहां बहक अफराद की तादाद 550 से तजावुज कर गई है। हजारों मवेशी भी हलाक हुए हैं, जबकि 46,000 से जायद घरों को नुकसान पहुंचा है। बलूचिस्तान में जुलाई के दौरान बारिशों का 30 साल रिकॉर्ड टूट गया है। महकमा मौसमियात ने आज भी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में बारिश की पेशगोई की है। दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इमदादी फंड कायम कर दिया है। मज़ीद तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। मानसून की तूफानी बारिशों से तबाही का सिलसिला जारी। अमवात 550 से जायद हो गईं, लाखों एकड़ फसलें तबाह। बलूचिस्तान में सैलाबी रेलों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। NTMA के मुताबिक मुल्क भर में सैलाब और बारिशों से अमवात 550 से जायद, जबकि जख्मियों की तादाद 630 तक जा पहुंची। 46,000 से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान में जुलाई के दौरान बारिशों का 30 साल रिकॉर्ड टूट गया। तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों से मरने वालों की तादाद 170 से जायद हो गई। 16 पुल तबाह, 23,000 से जायद मवेशी हलाक, जबकि लाखों एकड़ फसलें सैलाबी रेलों की नजर हो गईं। मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। महकमा मौसमियात ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद तेज बारिशों की पेशगोई कर दी। भारत एक बार फिर आबी जारहियत पर उतर आया है। बारिशों का पानी दरिया सतलज में छोड़ दिया गया है। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरिया सतलज में पानी की सतह बुलंद होना शुरू हो गई है। चूनिया के शहरी अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। जमीनों को पानी की सतह में खतरनाक इजाफे के पेश नजर हजारों एकड़ पर फैली फसलें तबाह होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इंतजामिया भी मदद के लिए ना पहुंच सकी, जिसके बायस चूनिया के किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों का चौथा स्पेल शुरू हो गया है। हैदराबाद, मीरपुर खास, ठट्टा, बदीन, उमरकोट, थरपारकर और लाड़काना समेत मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ बारिश से जल थल एक हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास, ठट्टा, बदीन, हैदराबाद, उमरकोट और गिरदोनवा में आज भी मजीद मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जबकि तेज बारिशों के बायस नशीबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा है और सैलाब की वार्निंग भी इस हवाले से जारी कर दी गई है। सिंध में सैलाबी रेले ने तबाही मचाने लगे। सक्खर, घोटकी और खैरपुर में दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। दरिया सिंध में घोटकी के मकाम पर सैलाबी रेला देहात में दाखिल होने से कादिरपुर, मिर्जा चाचर समेत दीगर कई देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया है। कपास, गन्ने और चावल की हजारों एकड़ फसलें पानी में डूब गई हैं। कच्चे के मकीन नकल मकानी करने लगे हैं। इमदाद से महरूम सैलाब मुतासिरीन माल मवेशी समेत खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। दरिया सिंध में गुड्डू और सक्खर बैराज पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 4 लाख क्यूसिक से जायद, जबकि सक्खर बैराज पर 3,55,000 से जायद हो गई है। कराची में मानसून के चौथे स्पेल का आगाज हो गया है। सदर आई चुंदरीगर रोड, ओल्ड सिटी एरिया, गार्डन, लजबेला, 3 हट्टे, गुरुमंदर, साइट, लांडी, कोरंगी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात ने शहर कायद में आज से बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई कर दी है, जबकि कराची में हल्की और दरमियानी बारिशों का सिलसिला 8 अगस्त तक जारी रहेगा। कराची की 80% इलाकों की सड़कें टूटी हुई हैं। पीने का पानी भी नहीं है। यहाँ नालों की सफाई बारिश के बाद होती है। सरबराह PSP मुस्तफा कमाल कराची की हालत जार पर बरस पड़े। एहतसाब अदालत के बाहर गैर कानूनी प्लॉट्स अलॉटमेंट केस में पेशी पर गुफ्तगू में कहा कि हमारे हाथों का बना शहर था जो अब तक चल रहा था। लोगों के पास PSP के सिवा अब कोई ऑप्शन नहीं है। MKM पहले भी हुकूमत में थी, आज भी हुकूमत में है, लेकिन कराची वाले आज भी पीने का साफ पानी को तरस रहे हैं। का सूबा बलूचिस्तान जितनी तबाही बर्बादी है वहाँ पे, एक तो पहले ही पसमानदा है, फिर सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट का तस्वुर ही नहीं है। जब तक इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट मौजूद नहीं है, जब तक मुल्क में
آئین میں لکھ دیا جائے کہ MNAs MPs کے الیکشن نہیں ہو سکتے تاکہ کوئی ایڈمنسٹریٹر نہ لگا سکے. پچھلے آخری چند مہینوں میں جو کالا پانی پھیرا گیا تھا شہر پہ سڑکوں کے نام پر, وہ سارا پانی کالا پانی بہ گیا, ایک بارش میں بہ گیا, سب کچھ تباہی بربادی ہو گئی ہے. نالوں کی صفائی اس وقت کریں جب بارشیں شروع ہو گئی, نالوں کی صفائی کر رہے ہیں. نالوں کی صفائی بارش ہونے کے بعد نہیں شروع کی جاتی ہے, وہ تو 4 مہینے پہلے کی جاتی ہے. آج بھی کراچی کا 80% علاقہ ایسا وہ کہتا ہے بھائی ہماری سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارا سیویج جو ہے باہر روڈ پر بہ رہا ہے, وہ کہتا ہے ہمیں پینے کا پانی دے دو خدا کے واسطے. MQM پہلے بھی حکومت میں تھی, آج بھی حکومت میں ہے. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی پیپلز پارٹی اور MQM پر کڑی تنقید. کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران کہا دونوں پارٹیوں نے ہم سے مینڈیٹ چھینا ہے. MQM PTI حکومت میں تھی, یہ آج بھی حکومت کے ساتھ خرید و فروخت میں ملوث ہے. چند لوگوں کے مفادات عزیز ہوں اور قوم کا مینڈیٹ بیچا جائے تو یہی صورتحال ہوتی ہے کہ جس کو ہم اس وقت فیس کر رہے ہیں. تو MQM اور پیپلز پارٹی نے مل کر یہ سارے اختیارات ہم سے چھینے, اور اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت یہ لوگ رونا روتے ہیں اور ان چیزوں کو بنیاد بناتے ہیں کہ جس پہ انہوں نے پہلے کام نہیں کیا. ہمارا کہنا یہ ہے کہ اب بلدیاتی انتخاب اس وقت شہر کی ضرورت ہے. شہر کو ایک میئر کی ضرورت ہے. پورا شہر ادھڑا ہوا ہے, سیاسی ایڈمنسٹریٹر کا تقرر ہے, الیکشن کمیشن کے کان پر جوں نہیں رنگ رہی. ہم ایک مرتبہ پھر یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ٹیکس دینا ہر شہری کا فرض ہے. خبروں کا سلسلہ جاری ہے, یہاں وقت ہوا ہے بریک کا, ساتھ رہے. ویلکم بیک. اس وقت براہ راست آپ کے لیے چلیں گے کراچی, جہاں پر وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل تاجر برادری سے خطاب کر رہے ہیں. There is no other thing, مطلب we are all together, right? ان کیا do we want to see, I mean یہ ڈاکٹر عنایت کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے. ڈاکٹر عنایت کا تو یہ انٹرسٹ ہے کہ آپ سارا بزنس چلتا رہے. آفاق صاحب کا یہ انٹرسٹ ہے کہ سارا بزنس چلتا رہے. لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں, مجبوری ہے. چیئرمین صاحب تو سارا دن یہ سوچتا ہے, لیکن کیا کریں, مجبوری ہے. اس کا میں آپ کو سچ بتاؤں, کل مکرم صاحب میرے پاس آئے تھے اور مجھے انہوں نے جو ایک سارے کالم سے کہ کیا کیا امپیکٹ آ رہا تھا, اس کا ایک کالم یہ بھی تھا کہ ڈیوٹی کم آ گئی ہے. تو میں نے کہا مکرم بھائی یہ ڈیوٹی کے اوپر بالکل میٹنگ نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کو یہ بھی جواب دینا پڑتا ہے مجھ کو. چیئرمین کا روز جو ہے ٹارگٹ, وی میجر اٹ ایوری ڈے, کہ ایوری ڈے جو چیئرمین FBR پیسے جمع کرتا ہے وہ میرے پاس بھی چل رہا ہوتا ہے, ان کے پاس بھی چل رہا ہوتا ہے کہ پاکستان میں کتنے پیسے جمع ہوئے, کتنے % آئے. تو وہاں پر ہم نے ذرا بھی ریلیکس نہیں کیا. سو مکرم صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ دیکھیں سر یہ بھی مسئلہ آ رہا ہے. میں کہا نہیں, اس پہ میٹنگ ہی نہیں کرو, تم اس کو چھوڑ دو کہ کسٹم ڈیوٹی کتنی آ رہی ہے. وی لائک دا فیکٹ کہ آپ امپورٹ کریں گے. اگر آپ نئی آڈی خریدتے ہو تو ادھر 5-5 کروڑ روپے کی ڈیوٹی ہے اس کے اوپر. بٹ ایٹ دس پوائنٹ گیو می 3 months, we are in this together, let me save this country from any possible negative problems, and then inshallah ta'ala سارے پاکستانی امپورٹ تو کرنا شروع کر دیں گے پھر سے یار. چلے حاجی صاحب یہ بات کر لیتے ہیں. وہ جو آدمی پاکستانی ہے وہ کہاں رہتا ہے, مثال کے طور پہ ملک کا نام دیجئے, ایک ایسے ہی نام لے لیجئے. دبئی میں رہتا ہے, جاپان میں رہتا ہے, جہاں پہ اس نے دبئی سے یہاں پہ ڈیوٹی بھیجی اور گاڑی کی بھیجی, 6 کروڑ روپے کی ادھر لینڈ کروزر آ گئی, یا 8 کروڑ روپے کی لینڈ کروزر آ گئی, وہ بک گئی لینڈ کروزر. پھر کیا ہوتا ہے, نہیں پھر کیا, میں آپ کو بتاؤں کیا ہوتا ہے. پھر اس کا جو چھوٹا بھائی ہوتا ہے وہ 8 کروڑ روپے کا ڈالر کر کے واپس بھیج دیتا ہے. یار کمال کر رہے ہیں آپ, مطلب اتنی بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کیا. جی سر 40 لاکھ روپے کی گاڑی آئی ہے, اس کا بھی چھوٹا بھائی جو ہے وہ واپس ڈالر کر کے اس کو بیچتا ہے, پھر چکر گھومتا ہے. سر آپ مجھے میری بات سنیں سر, ایلسی نہیں گلتی, لیکن واپس مطلب یہ کیا ریمیٹنس آ رہی ہے, نہیں ایک منٹ, کیا یہ پاکستان میں ریمیٹنس آ رہی ہے. لیکن سر میری بات سنیں, تشریف رکھیے سر. دیکھیے سر, جو ہم تھوڑی بہت جب ہم لوگوں نے اکنامکس پڑھی ہوئی ہے نا, اس کے اندر یہ کہ صرف کوئی اور چیز نہیں ہے. ہم یہاں پہ ایک پہلے اسٹیپ پہ رک جاتے ہیں, اور میں بہت لوگوں سے بحث کرتا رہتا ہوں کہ روپے کو دینا یا ڈالر میں دینا ایک ہی بات ہے. پہلے اسٹیپ پہ آپ رک گئے کہ اس نے ڈالر سے اپنی گاڑی بھیجی, بہت شکریہ کی بات ہے, بڑی اچھی بات ہے. دوسرا اسٹیپ آپ نہیں دیکھنا چاہ رہے کہ وہ ڈالر اس کو واپس جاتے ہیں. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ 99% گاڑیوں کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ واپس جاتے ہیں, ورنہ تو یہاں پہ ڈالر ہی ڈالر ہو جائے. تو یہ نہیں ہو رہا ہے نا, مطلب یہ کیسی بات کر رہے ہیں. جس کو ریمیٹنس جس کو اپنی ماں کو پیسے بھیجنے ہوتے ہیں, آپ تشریف رکھیے, جس کو اپنی ماں کو پیسے بھیجنے ہیں وہ تو ویسے بھی بھیج رہا ہے, اس کو تو میں مطلب اس میں کیا ہم نے منع کیا ہے. تو یہ ابھی نہیں کھولیں گے سر. ہاں اگر کوئی بڑی گاڑی کے حوالے سے آپ کے ذہن میں فگر ہے تو یہ بات ہے, لیکن سر تمام گاڑی جو پاکستانی بھیجتا ہے وہ یہاں گاڑی بکتی ہے اور ان کو پروفٹ کے ساتھ ان کے گھر والوں کو مل جاتی ہے. جی چھوٹی گاڑیوں کے حوالے سے بات کرو.
आप छोटी गाड़ियों से हवाले से बात कर ले, आप किसी भी बात कर ले, पिछले आप बता रहे इसको छोड़ दिया, बहस हो गई है। ये जो है पहले भी बात हुई है, कहना ये चाह रहे हैं कि डॉलर बाजार से उठाते हैं फिर वापस बेचते हैं, सुने मेरी बात, उसके बाद यहाँ से जो है वो डॉलर के अंदर सप्लाई एंड डिमांड के अंदर प्रॉब्लम आता है। इनका कहना ये है हम बैठ के बात कर लेंगे। और मुझे पता है कि पासपोर्ट कितने के बिकते हैं बाहर के। हाँ सही बात है, ठीक बात है। आप आगे चले सर, आप अब मैं आपसे एक ऐसे एज अ बिजनेसमैन हो एक बात कहूँगा, ये बड़ी अच्छी बात है कि जो शहजाद साहब बात कर रहे हैं और जो आप लोगों ने बात की, आप अपने अपने बिजनेस की बात करें, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, आपने ये बिलवानी साहब कह रहे हैं कि एक्सचेंज कंपनियां बंद कर दो, एक्सचेंज कंपनी में 30,000 आदमी बैठते हैं, उनको बेरोजगार कर दो, ठीक है, ये आपका एक मौक़िफ़ हो सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे हम अपनी अपनी बिजनेस की बात करें, किसी और को बंद ना करवाएं। मतलब आप गाड़ियों को बंद ना कराएं, वो हमारा काम है, हम बंद करवा देते हैं गाड़ियों को, आप अपने बिजनेस की बात करें। इसलिए नहीं कहते नहीं मिफ्ता साहब, ये जो बात होती है ना वो इसलिए होती है कि एक्सपोर्टर्स को जो तकलीफ हो रही है एक्सचेंज के अंदर, इन मेजर्स के साथ अगर हम उसको कवर कर लेते हैं तो एवरीबडी वुड बी हैप्पी अबाउट इट। ये मकसद है किसी और का बिजनेस में जाने का नहीं। मैं आपको बताऊं, देखें एक्सचेंज कंपनीज में आपको बता दूं कि ये भी एक है, एक्सचेंज कंपनीज पे रोज पैसे आते हैं और एक्सचेंज कंपनीज रोज जो हैं वो डॉलर सरेंडर करती हैं इंटर बैंक में, स्टेट बैंक को। एक्सचेंज कंपनीज एक बड़ा यूजफुल रोल अदा कर रही है हर कंपनी में। आपको बताऊं, जो इंपोर्टर भी होता है, मैं खुदा न खास्ता इंपोर्टर को बुरा नहीं कहना चाहता हूं, जो इंपोर्टर भी होता है वो उसकी वजह से कस्टम ड्यूटी चलती है, उसकी वजह से मुल्क चलता है। जो तो इंपोर्टर भी बहुत जरूरी है, लेकिन इस वक्त मेरे लिए थोड़ी तकलीफ में हूँ, एक्सचेंज कंपनियों के बगैर पाकिस्तान चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिस तरह हमारा सिस्टम है। जी बेटा आप आगे इंपोर्ट की बात करें, अब आगे चले। लोग तो अच्छे सर 2 मिनट एक दो चीजों में, एक तो सर मिस्टर भाई बहुत शुक्रिया आपका कि कैमरा तशरीफ लाए और काफी सालों बाद देखा कि एफएम बजट से पहले भी और बजट के बाद भी आपसे गवर्नमेंट में इशू भी एक तो ये मेरे थ्रू बात करनी है तो ऐसा एक्सपोर्ट को बढ़ना चाहिए, लाभ भी बढ़ना चाहिए और ग्रोथ रेट जो पाकिस्तान हमेशा ख्वाहिश करता है 6% हो, वो सुई नहीं है 2 साल है ना, मुल्क इस फर्स्ट और हम सब यही सोचते हैं, आपकी सोच है, सबकी सोच है, गवर्नमेंट के स्टाफ की सोच है और ऐसा ही होना चाहिए कि पाकिस्तान लास्ट नहीं फर्स्ट हो, पाकिस्तान तो हम सब है 6% ग्रोथ के लिए क्या कोई 4% भी है कि तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3-4 साल में अचीव करेंगे। आपका सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं, एक एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो जो कम होता जा रहा है, इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो और सेविंग, ये 3 इंडिकेटर्स मुसलसल हम नीचे देख रहे हैं। अगर इनके ट्रेंड में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं तो सारी चीजें मेरा ख्याल है बेहतर होगी, इम्पोर्ट भी बेहतर होगी। इम्पोर्ट का जहाँ तक ताल्लुक है, जैसे आप कहते हैं कि एक्सचेंज कंपनी में 30,000 बनते हैं, तो जो इम्पोर्ट करते हैं कि उसके फेवर में नहीं हो कि आप इम्पोर्ट बहुत बड़े पैमाने में करते हैं, क्योंकि वहाँ पे नॉन टैरिफ बैरियर्स मिलता है, ऑलरेडी वहाँ पे नॉन टैरिफ बैरियर्स है, 100-150% ड्यूटीज है, वैल्यूएशन का आपको जी सब ऑलरेडी बता दिया क्या हालात है वहाँ पे। तो अभी जो लास्ट आपने जो डिसीजन लिया था और आप क्योंकि पॉलिसी तो कंसिस्टेंट है, यहाँ पे होता है हफ्ते बाद ये हो जाएगा और नेक्स्ट वीक हो जाएगा। अभी भी आप कराची में वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने एलसीज की कोई रकम नहीं रोकी, एलसी का निज़ाम बेहतर है, इंपोर्टर्स के लिए एलसीज खोल रहे हैं। जबकि आपको ये बताते चले, उन्होंने ये भी कहा कि मैंने या स्टेट बैंक ने डॉलर की कीमत में कोई मदाखलत नहीं की है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहेगा। पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन 4G, जिसके लिए सब कुछ तुम ही तो हो। United Charter Schools, infinite possibilities. Lasani Archibenzet, believe me, it works. नेस्ले मिल्क पैक क्रीम, अब हर दिन खुशी से। जैज मंथली प्रीमियम ऑफर सिर्फ 695 रुपए में। नेस्ले माइलो, जिससे मिले न्यूट्रिशियस एनर्जी आगे बढ़ने की। सेफगार्ड से नहाना, जर्म्स दूर भगाना। Too frizzy hair. Sparkling fruit drink. Nestle, good food, good life. Safe and healthy chicken. KNNs. ढूंढती थी जिसको नजरे। When you search, you find the delightful fusion of soda and fruit juice. Nestle Frutavitals, sparkling fruit drink. Nestle, good food, good life.
वेलकम बैक। इस वक्त बराह रास्त आपको लिए चलेंगे पंजाब गवर्नर हाउस लाहौर में पंजाब काबीना की हल्फ बर्दारी की तकरीब इस वक्त जारी है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान काबीना से हल्फ ले रहे हैं। 21 रुकनी काबीना में डॉक्टर यास्मीन राशिद, राजा बशारत, मियां असलम इकबाल, आसिफ नकई, अली अफजल शाही और दीगर शामिल हैं। असरअंदाज नहीं होने दूंगा कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत व अनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा और ये कि मैं किसी शख्स को बिला वास्ता या बिल वास्ता किसी ऐसे मामले की इतला ना दूंगा, ना उस पर जाहिर करूंगा जुज़ वज़ीर की हैसियत से मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा या मेरे इल्म में आएगा, बजुज़ जबकि वज़ीर की हैसियत से अपने फ़राइज़ की कमा हक़्क़ुहु अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो या जिसकी वज़ीर आला ने ख़ास तौर पर इजाज़त दी हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। गवर्नर हाउस लाहौर में पंजाब काबीना की हल्फ बर्दारी की तकरीब जारी है, जहां पर गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने काबीना में शामिल तमाम अरकान से उनके अहदों का हल्फ लिया है। आपको ये बता दें कि 21 रुकनी ये काबीना है जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, राजा बशारत, मियां असलम इकबाल, आसिफ नकई, अली अफजल शाही और दीगर शामिल हैं। आपको बता रहे हैं गवर्नर हाउस लाहौर में पंजाब काबीना की हल्फ बर्दारी की तकरीब जारी थी। और अब शामिल करेंगे वेलकम बैक। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद को सियासी सूरत हाल पर तशवीश, ट्वीट किया कि सियासी बेअमनी मजीद इंतशार और खलफिशार पैदा करेगी। इमरान खान को नाअहल करार देने की कोशिश करने वाले पछताएंगे। सियासी दंगल मुल्की और अवामी मसाइल में इजाफा करेगा। 30 अगस्त तक अहम वक्त है। मुस्तकबिल की सारी जिम्मेदारियां अदलिया के कंधों पर आ गई हैं। और यहाँ आपको बताएं कि सदर आरिफ अलवी की जानिब से अहम ऐलान सामने आया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि सोशल मीडिया पर हेलीकॉप्टर हादसे के बाद उठने वाली बहस की मज़म्मत करता हूँ। उनकी जानिब से ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि शोहदा के जनाजे में मेरी आदम शिरकत को गैर ज़रूरी तौर पर मुतनाज़ बनाया गया है। मैं इस गैर ज़रूरी मश्क और नफरत अंगेज ट्वीट्स की मज़म्मत करता हूँ। ये लोग ना तो हमारी सकाफत और ना ही मजहब से वाकिफ़ हैं। मैंने सैकड़ों शोहदा के ख़ानदानों से राबते किए हैं, जनाजों में शिरकत की और ताज़ियत के लिए मुलाकातें भी की। मैं ये काम अपना फर्ज समझता हूँ। तमाम खानदानों को अपने शोहदा पर हमेशा फख्र होता है। शुबा नहीं है कि पाकिस्तान शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों की वजह से ही महफूज है और यही बात मेरा पाकिस्तान पर फख्र मजीद बढ़ाती है। पाकिस्तान हमेशा जिंदा और पाइंदा रहेगा। और यहाँ आपको बताएं कि 7 मुहर्रमुल हराम के जुलूसों के हवाले से मुख्तलिफ शहरों में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। कराची में 6 मुहर्रमुल हराम से डबल सवारी पर लगने वाली पाबंदी 12 मुहर्रम तक बरकरार रहेगी। कोयटा में आज 7 मुहर्रम के जुलूस के लिए सिक्योरिटी के कड़े पहरे हैं। शहर में सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक मोबाइल फोन सर्विस भी बंद रहेगी, जबकि 7 मुहर्रम का जुलूस इमाम बारगाह नासिरुल अज़ा से बरामद हुआ जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ दोबारा इमाम बारगाह नासिरुल अज़ा पर खत्म होगा। फालिया में 7 मुहर्रम का सालाना जुलूस शबी आलम नकवी हाउस से बरामद, जबकि झंग में भी जुलूसों की बरामदगी का सिलसिला जारी है। झंग का मरकजी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर रवां दवा है। मीरपुर खास में अज़हखाना नूर सेन शाह से जुलूस बरामद हुआ जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ
वापस उसी मकाम पर खत्म होगा। जबकि सांभर में अल हुसैनी इमाम बारगाह में मातमी जुलूस बरामद हुआ। तलागंग में जुलूस अली कासिम शब आलम दरबार पीर बुखारी से बरामद हुआ। सिक्योरिटी के लिए पुलिस और एलिट फोर्स के भारी नफरी तैनात है। खबरें और भी हैं, शामिल होंगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुल्क भर में कोरोना का फैलाव जारी है। 24 घंटों के दौरान कोरोना से कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई है। ताहम मजीद 673 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक एक रोज के दौरान कोरोना के 20,735 टेस्ट किए गए हैं। यौमिया केसेस की शरह 3.25% रिकॉर्ड की गई है। मुल्क भर में वबा से जाँ बहक होने वालों की तादाद 30,505 है, जबकि 169 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मकबूजा फलस्तीन में जुल्म की इंतहा हो गई। इसराइली बमबारी से 5 साला बच्ची समेत 15 फलस्तीनी शहीद और 75 जख्मी हुए हैं। फलस्तीनी इस्लाम जहाद तंजीमों ने इसराइली फजाई हमले को ऐलान जंग करार दे दिया। जवाबी कार्रवाई में इसराइल पर 100 मिसाइल दागे गए हैं। सहूनी फोर्सेस को भारी नुकसान पहुंचा। फलस्तीन में एक और क़यामत खेज दिन। इसराइली दहशतगर्दी में 5 साला बच्ची समेत 15 फलस्तीनी शहीद और 75 जख्मी हो गए। BBC के मुताबिक अहम फलस्तीनी कमांडर तहसीर जबरी भी हमले में शहीद हुए थे। गजा में जेट तैयारों की बमबारी से हर तरफ तबाही मच गई। इमारतें धमाकों से लरज़ उठी। फिजा में तैयारों की घनगरज से अवाम खौफ और हिरास में मुब्तला। फलस्तीनी इस्लाम जिहाद तंजीम ने इसराइली फिजाई हमले को ऐलान जंग करार दे दिया। इसराइली हमले के बाद हमास की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल पर 100 रॉकेट दागे गए, जिससे इसराइली फौज को भारी नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब तर्जुमान इसराइली फौज का कहना है कि गजा में एक हफ्ते तक लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा में शाम के मुस्तकिल मंदूब ने इसराइल की एटमी तनसीबात की आलमी निगरानी का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ़लस्तीन पर इसराइल के हमले की शदीद मज़म्मत। गजा में मासूम फ़लस्तीनियों की शहादत को इसराइली फ़ौज की दहशतगर्दी करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि अगर सज़ा के खौफ से बालातर होकर जुल्म करने वाले का कोई वजूद है तो वो इसराइल है, जो नताइज की परवाह किए बगैर फ़लस्तीनियों को निशाना बना रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम थम ना सके। भारतीय फौज ने एक और कश्मीरी को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक नौजवान को जिला कुलगाम में वहशियाना कार्रवाई का निशाना बनाया गया। भारतीय फौज ने इलाके का मुहासरा करके घर घर छापे भी मारे। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया गया। और इस वक्त बराह रास्त आपको लिए चलेंगे कराची, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली ज़ैदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बैठी है तो क्या फायर ब्रिगेड इस शहर की इनमें से किसी ने दी? जो 52 फायर ब्रिगेड, यहाँ 50 फायर ब्रिगेड जो चल रही हैं, जिसमें स्नॉर्कल भी हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट ने इनको, हमारी हुकूमत ने फेडरल गवर्नमेंट में यहाँ इस शहर में दी। यहाँ लोग आग से झलक के मर जाते थे, बेचारों को आग बुझाने वाला कोई नहीं था। ये जो 35 बिलियन रुपए लगा के, 35 अरब रुपए लगा के महमूदाबाद, गुज्जर और औरंगी नाले बनाए, ये क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम था क्या फेडरल गवर्नमेंट का काम था? इन्होंने तो इंक्रोचमेंट करवाई है। ये उसके अंदर कचरा फेंकते आए खुद। हम जो हाल में छोड़ के आए थे, जो महमूदाबाद नाला, मैं आपको विजुअल्स आपने देखी और आप में बहुत सारे लोगों को पता है, और जो ये इन्होंने हाल किया 6 महीने के अंदर, वो वही वापस ले गए ऊपर छत तक कचरा भर के, क्योंकि कचरा नहीं उठाते। ये फिर डूबेगा शहर। कराची की ट्रैफिक का बड़ा एक ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा इशू है। इनकी वो रंग बिरंगी लाइन 5 किलोमीटर की है, कितनी 4 किलोमीटर की, 3 किलोमीटर की 15 साल में इनसे नहीं बनी। वो पता नहीं कौन से ऑरेंज रंग का कीनू है जो के नहीं दे रहा। तो ये ग्रीन लाइन जो हमने बनानी थी, वो चलो पिछली शुरू की थी, कंप्लीट हो गई, चल रही है। बारिश में सब डूब गया था, ग्रीन लाइन फिर भी चल रही थी। चौथी चीज, मैं मैरीटाइम का वजीर था,
میں نے ریلویز کے ساتھ مل کے اور کیبنٹ سے اپروو کرایا. بہت بڑا ایک ایشو تھا, آپ سارے میڈیا نے کور کیا. میں یاد دلانا چاہتا ہوں ٹریفک کا, ٹرکس کا جو کراچی پورٹ سے نکلتی ہیں. ہم نے ایک فریٹ کوریڈور کی اناؤنسمنٹ کی کہ ہم نے یہ کہا کہ فریٹ کوریڈور جب پپری میں بن جائے گا ریلوے کا مارشلنگ یارڈ, یعنی کہ سارا مال وہاں اترے گا. کسٹمز کے پی ٹی میں نہیں ہوگی, کسٹمز وہاں ہوگی. تو اگر 1000 کنٹینر آ رہا ہے پاکستان میں, وہ ٹرین سے چلا جائے گا سارا کا سارا وہاں. جو 250-300 کراچی کا ہے وہی آئے گا, اور باقی 700 اپ کنٹری کا وہیں سے نکل جائے گا. تو کراچی کی روڈیں بھی تباہ نہیں ہوں گی, کراچی کی روڈوں کے اوپر بڑے ٹریفک بھی کا ایشو, ٹرکس کا بھی ایشو نہیں ہوگا, اور رات کو 11 سے صبح 6 تک کا ٹائم وہ آسانی سے ہینڈل بھی ہو جائے گا. یہ ہم نے کرایا تھا, اور وہ فریٹ کوریڈور شروع بھی ہو گیا ہے. ہم نے جو فیڈرل گورنمنٹ 18ویں ترمیم کے بعد کر سکتی ہے وہ ہم نے کیا. اور یہ بیٹھ کے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا, تم نے کیا کیا ہے. سینسز جو سب سے بڑا ایشو اٹھایا, سب نے, ہم نے بھی اٹھایا, پتنگ نے بھی اٹھایا, وہ تو کٹ گئی, ترازو نے بھی اٹھایا. سینسز کروایا تھا پیپلز پارٹی کے دور میں 2018 سے پہلے 17 میں. وہ خود ہی مجھے یاد ہے سی سی آئی کے اندر بیٹھ کے چیف منشی مراد علی شاہ جو ہے وہ پہلے وہ اس کو کرٹیسائز کرا تھا. یاد کریں بادر آباد گیا تھا دفتر جی سینسس پہ, ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ بھائی تم کیا ساتھ ہو, تم نے تو گڑبڑ کی تھی. یعنی کہ الٹا چور کو اتوال کو ڈانٹے. وہ ایک زمانے میں نہیں ہوتا تھا کہ بندہ مار کے اس ملک کے اس شہر کے اندر, وہ بندہ خود مرواتے تھے, وہ خود ہی اپنا جھنڈا لے کے پہنچ جاتے تھے کہ جی ہمارا مار دیا. یہ وہ والی کہانی ہے, سیکھا وہیں سے اس نے. ہم نے وہ شروع کرایا, بجٹ ایلوکیٹ کیا, ایکسرسائز شروع ہوئی پوری سینسس کی, اور ہم نے کہا ڈیجیٹل کریں گے, ٹیکنالوجی کو استعمال کریں گے, خرچہ بھی کم ہوگا, ٹرانسپیرنسی بھی زیادہ ہوگی. تم نے ڈیل کی تھی ان کے ساتھ کہ جی سینسس ہوگا, کدھر گیا؟ تم نے ڈیل کی گورنر سے, یہ گورنر مل گیا, ایڈمنسٹریٹر مل گیا, سینسس ہو گئی, تمہارے دفتر کھل گئے, تمہارے جو لوگ جو آپ کے مسنگ پرسنز ہیں, ہم بھی آپ کے ساتھ تھے, ہم نے کہا جی لے کے آئے کورٹ میں ان کو, وہ آ گئے سامنے. مہنگائی کے اوپر تم نے کہا مہنگائی جی نہیں کنٹرول ہو رہی عمران خان کی حکومت سے, یہ ہو بڑی مہنگائی, تو اتنا سستا ہو گیا, سب کچھ فری مل رہا ہے پاکستان میں, شہر ڈوب گیا. اور وہ امین بھائی ہمارے دوست وہ کہتے ہیں کہ ہم کس کے آگے جا کے رونا روئیں. میں ان کو ایڈوائز پہلے بھی کی, دوبارہ کرتا ہوں, آئینہ لگا لیں بہت بڑا گھر میں, اس کے سامنے جا کے روئیں, کیونکہ یہ کام کے ذمہ دار آپ ہیں. آخر میں جی میں ایک بات جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی میں نے آخر کے لیے رکھی. میں نے کبھی کامنٹ نہیں کیا اس چیزوں کے اوپر. دیکھیں میں نا, اور ہم سب سارے پاکستانی افواج پاکستان کو ایک بڑے بلند درجے پہ رکھتے ہیں, لیکن افواج پاکستان ایک انسٹیٹیوشن ہے. آپ کے رہنما علی زیدی پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اور یہ آپ کو بتائیں کہ لاہور میں دورہ نیدرلینڈ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کا تربیتی کیمپ بارش سے متاثر ہو گیا ہے. قومی اسکواڈ اب نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر کے انڈور ہال میں ٹریننگ کرے گا. اس سے قبل ٹریننگ سیشن قذافی اسٹیڈیم لاہور میں منعقد ہونا تھا. نائب کپتان شاداب خان کی میڈیا ٹاک بھی منسوخ کر دی گئی ہے. اور کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان کو ایک